आप जून आप जून में हमें मतलब थ्री जून में आवर्स का एग्जाम भी करवाएंगे क्या? इसका। एग्जाम जीएसटी का और कॉस्ट अकाउंटिंग का। हाँ करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। ठीक है बिल्कुल सर। करवाएंगे, सब चीज करवाएंगे। तो सर इंस्टीट्यूट पे ही आएंगे फिर हम। नहीं, इंस्टीट्यूट पे क्यों आएंगे, यहीं पे रहेंगे। ऑनलाइन ही ओके होगा, सर। जो भी होगा ऑनलाइन ही होगा। ठीक ओके सर। है। हाँ। तो ये हम लोग जरा ठीक है सर। कुछ देख लेते हैं, ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन का। ठीक है ना। ओके सर। तो ये सेव। आप एक मिनट कहीं भी रख देते हैं। तो सप्लाई चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है जी। ये इलस्ट्रेशन फर्स्ट ठीक है। दिया हुआ है जी क्वेश्चन। जी। सप्लाई फॉर सप्लाई। कंसिडरेशन बार्टर ट्रांजेक्शन। ठीक है ना जी। तो बार्टर ट्रांजेक्शन अगर होता है तो क्या वो सप्लाई के अंतर्गत आएगा क्या? यस सर, आता है वो तो। आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि उससे भी हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक है ना। जी तो ठीक है, ये भी सप्लाई के अंतर्गत आएगा। और उसके बाद है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, पर्सनल वर्सेस बिजनेस इंपोर्ट। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर्किटेक्ट इंपोर्ट्स इंटीरियर डिजाइन सर्विस फ्रॉम यूएस बेस्ड फर्म फॉर ₹1 लाख टू डिजाइन हिज न्यू ऑफिस। एक तो ऑफिस के लिए इंटीरियर डिजाइन को, सर्विस को इंपोर्ट किया है, और दूसरा पर्सनल के लिए किया है। तो कौन सा जी। सप्लाई के डिफिनेशन में है? सर पर्सनल जो है सप्लाई के उसमें नहीं आएगा, और जो ऑफिस के लिए यूज हुआ है वो आएगा। फिर से बोलिएगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ऑफिस के लिए जो जी। सर्विस इंपोर्ट किया है वह तो जी। सप्लाई है, लेकिन जो पर्सनल यूज के लिए किया है वह सप्लाई नहीं है, यही कह रहे हैं नॉट ना? ट्रीटेड एज सप्लाई, यस सर। नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, ठीक है ना। जी। यस सर। ये अच्छे अच्छे लोगों का यही जवाब होता है जो आपने जवाब दिया। सर सही है हमारे आंसर। नहीं, आंसर पूरी तरह से सही नहीं है, 50% सही है, 50% गलत है। और ठीक मैं है कह रहा हूँ कि बड़े बड़े लोगों को ये पता नहीं है। जो हमारे बॉस जी। हैं उन्हें भी यही नहीं पता था। इस पे मैंने चर्चा किया जी। था उनसे। तो जी। देखिए, जो आप खरीदते हैं जी। बिजनेस के लिए या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, वह तो आपका सप्लाई है। लेकिन जी। इंपोर्ट के केस या एक्सेप्शन है कि इंपोर्ट जी। के केस में हम जो सब इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो बिजनेस पर्पज से हो चाहे पर्सनल पर्पज से हो, वह जी। सप्लाई के अंतर्गत आता है। और पर्सनल पर्पज से भी यदि आप इंपोर्ट किया है, वो सप्लाई है और आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये बट एक्सेप्शन है। सर उसमें भी तो दो केस होते हैं ना, विद क्या? कंसिडरेशन एंड विदाउट कंसिडरेशन। फिर से बोलिए। सर इसमें भी टू केसेस होते हैं, जब विद कंसिडरेशन होगा तो वो हाँ पर्सनल बिजनेस के लिए यूज हो या पर्सनल यूज हो, दे कैन बी ट्रीटेड एज सप्लाई। बट हाँ इन द हाँ। केस ऑफ विदाउट कंसिडरेशन, हाँ, सो कंसिडरेशन हो या ना हो, इंपोर्ट यदि किया या है। देखिए, कंसिडरेशन नहीं हो तो भी इंपोर्ट के केस में वह सप्लाई है, और अगर पर्सनल यूज के लिए तो भी सप्लाई। यानी इंपोर्ट ऑफ सर्विस, सर्विस के की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सर्विस की बात कर रहा हूँ। वह इंपोर्ट हर हाल में वह सप्लाई के अंतर्गत आता है, सिर्फ सर्विस की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना जी। तो सर्विस यदि आपने किया है तो वह आएगा उसके केस। डीम्ड सप्लाई, डीम्ड सप्लाई का मतलब ये हो गया कि माना जाएगा कि सप्लाई है। क्वेश्चन को पढ़िए। अल्फा मोटर्स डोनेट किया ओल्ड डिलीवरी वैन टू एनजीओ। They had claimed input tax credit on this van when purchasing it 5 years ago. तो दान करने का मतलब क्या हुआ? पैसे नहीं ले रहा है, लेकिन आपने दान जो किया है वह मोटर वाहन को किया है, और आपने आईटीसी लिया है। तो जब आप परमानेंट डिस्पोजल करेंगे, यानी हमेशा के लिए बेच देंगे, चाहे कंसिडरेशन हो ना हो, वह डीम्ड सप्लाई माना जाता है शेड्यूल फर्स्ट के अंतर्गत। ठीक ना। तो आप समझे इस चीज को क्या? जी सर। तो शेड्यूल फर्स्ट में डीम्ड सप्लाई है, माना जाएगा सप्लाई।
तो जी अगर सर। परमानेंट डिस्पोजल आप कर रहे हो तो आप चाहे कंसिडरेशन लो या ना लो, फिर भी वो सप्लाई होगा। परमानेंट डिस्पोजल का मतलब हुआ जब आप बिजनेस बंद करते हैं तो आपको एसेट्स को बेचना पड़ता है, एसेट्स को बेचना पड़ता है। अब यहाँ आपने बेचा और जीएसटी लिया भी नहीं, पैसा भी नहीं लिया, फ्री में दे दिया। कहता है उसके बावजूद भी आपको उस पर जीएसटी देना पड़ेगा, आप चाहे उनसे पैसा लो या ना लो। इट इज डीम्ड सप्लाई एज पर शेड्यूल फर्स्ट। तो फर्स्ट में लिस्ट दिया हुआ है कि कौन कौन से सप्लाई को डीम सप्लाई माना जाएगा, जिसमें एक यह है कि व्हेन एवर यू डिस्पोज परमानेंटली योर एसेट्स एंड यू हैव अवेल्ड द इनपुट टैक्स क्रेडिट, इट इज डीम्ड सप्लाई। आप डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो पैसे लिए नहीं। आप पैसे नहीं लिए फिर भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। समझ में आया क्या? यस सर। समझ में आया ना? परमानेंट डिस्पोजल, परमानेंट डिस्पोजल कब होता है? जब बिजनेस बंद करते हैं। अब यहाँ पे ये तो नहीं लिखा बिजनेस बंद करते हैं, लेकिन बिजनेस का एसेट उसी समय बेचने की जरूरत पड़ती है ना, जब हम बिजनेस नहीं चलाना चाहते। तो इसमें पूरी कहानी तो नहीं लिखा है, लेकिन ये लिखा है कि उसने डोनेट कर दिया, और डोनेट का मतलब है पैसे नहीं लिया। कहता फिर भी आप अपने एसेट को डिस्पोज कर रहे हो परमानेंटली, तो आपको यह डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। शेड्यूल फर्स्ट के अनुसार आपको टैक्स देना पड़ेगा। और इसके बाद नीचे पर ये नीचे का क्या रजिस्ट्रेशन हो रहा है? कॉर्पोरेट गारंटी टू सब्सिडरी। कॉर्पोरेट गारंटी टू सब्सिडरी, सब्सिडरी समझते हैं क्या? जी सर। आप सब्सिडरी समझते हैं क्या? सब्सिडी सर, वो जस्ट लाइक कि राशन पे मिलता है ना सब्सिडी। अरे नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ पे सब्सिडियरी बोल रहा हूँ। आपको शेयर हो रहा है मेरा स्क्रीन? यस सर, हाँ, इट्स तो यहाँ पे विजिबल। इलस्ट्रेशन 4 पढ़िए क्या लिखा है। कॉर्पोरेट गारंटी टू सब्सिडी, होल्ड कंपनी सब्सिडियरी। लिमिटेड इशू अ कॉर्पोरेट हाँ, गारंटी। तो उसको तो बाद में करेंगे या ना, सर। पहले तो सब्सिडियरी तो बैंक। बताओ। पहले सब्सिडियरी तो बताइए, उसके बाद क्वेश्चन तो बाद में करें। डू यू नो द मीनिंग ऑफ सब्सिडियरी और सब्सिडी। नॉट? बताओ। नो सर, आई डोंट। हाँ, ठीक। जैसे जैसे एक कंपनी है, वह किसी दूसरे कंपनी के 51% शेयर को खरीद लेती है, तो वह उसका मालिक हो गया, मालिक हुआ ना। लाइक सर, होल्डिंग कंपनी। हाँ, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी जो समझते हैं, उसी की बात कर रहा हूँ ओके मैं, है ना। सर। तो इस क्वेश्चन में क्या ओके लिखा सर। है? इस क्वेश्चन में लिखा है कि होल्ड कंपनी लिमिटेड इशू ए कॉर्पोरेट गारंटी टू बैंक फॉर ए लोन टेकन बाय इट्स सब्सिडरी। कोई उससे गारंटी फीस नहीं लिया, क्योंकि कंपनी तो एक ही है ना, कंपनी तो एक ही है, इसलिए उसने उससे गारंटी नहीं लिया कि उसका मालिक है। यस। अब ये यहाँ पे जो सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ कि नहीं, ये बात बात करनी है हमें कि सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इज ए सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन, हैंस इट इज ए टैक्सेबल सप्लाई। तो ये भी डीम्ड सप्लाई है। इसका मतलब ये हुआ कि होल्डिंग कंपनी यदि गारंटी दे रहा है अपने सब्सिडरी कंपनी को इवन विदाउट कंसिडरेशन, वह डीम्ड सप्लाई है। और अगर ये डीम्ड सप्लाई है तो होल्डिंग कंपनी हैज टू पे द जीएसटी ऑन दिस सप्लाई। समझ के बात को? अब प्रिंसिपल एजेंट क्या होता है, समझते हैं आप बात को? उस दिन बताया था प्रिंसिपल एजेंट। यस सर, प्रिंसिपल और एजेंट समझती हूँ मैं। हाँ, तो अगर प्रिंसिपल सर, एजेंट प्रिंसिपल और एजेंट एजेंट। हाँ हाँ, अगर प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स सेंड कर रहा है तो वो सप्लाई होगा कि नहीं होगा, बताओ? यस सर, होगा। होगा। लेकिन कह रहा है सिंस और दी। एजेंट। हाँ 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 हाँ, यस सर। ठीक है बोलो। तो और अगर सर, एजेंट भी सप्लाई करेगा प्रिंसिपल को। फिर से सुन लीजिए मेरी बात।
अगर जी सर। प्रिंसिपल सप्लाई कर रहा है गुड्स अपने एजेंट को, agent issue the invoice in his own name, he falls under definition of a agent in schedule first. Transfer of a goods from A to B is deemed supply. तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि एजेंट इशू कर रहा है इनवॉइस इन हिज ओन नेम। आप क्वेश्चन को दोबारा ठीक से पढ़िए। प्रिंसिपल इन गुजरात सेंड गुड्स टू हिज एजेंट मिस्टर बी इन महाराष्ट्र। Mr. B undertakes to sell these goods on behalf of Mr. A and issue the invoice to the final consumer in his own name। कहता उसके बिहाफ पे जरूर बेच रहा है, लेकिन जब कस्टमर को इनवॉइस इशू करेगा एजेंट अपने नाम से करेगा। तो अगर एजेंट अपने नाम से करेगा तो इसको हम डीम्ड सप्लाई मानेंगे और इस पर जो है प्रिंसिपल हैज टू पे दी जीएसटी। बात आप समझे या नहीं समझे ये बताओ। ये सर समझ गई। देखो, प्रिंसिपल से उसने एजेंट ने गुड्स ले लिया और गुड्स को बेच रहा जी है और अपने नाम से बेच रहा है, इनवॉइस पे अपना नाम लिख जी। रहा है। तो उस प्रिंसिपल से जो एजेंट को सप्लाई हुआ वह डीम्ड सप्लाई माना जाए और उस पर जीएसटी देगा। ठीक है ना जी। आगे जी बढ़ो। सर। आगे सॉफ्टवेयर डेवलप। सॉफ्ट सॉल्यूशन डेवलप ए कस्टमाइज ईआरपी सॉफ्टवेयर फॉर ए क्लाइंट इन चार्ज 50 लाख रुपए। अब शेड्यूल सेकेंड कहता है कि डेवलपमेंट डिजाइन प्रोग्रामिंग और कस्टमाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इज ट्रीटेड ए सप्लाई ऑफ सर्विस। बस इसको याद रखना है। शेड्यूल फर्स्ट सेकेंड कहता जी है सर। कि भैया यह सप्लाई है, इसमें याद रखने वाली बात है और उसमें कोई खास जी बात है। इमूवेबल जी सर। प्रॉपर्टी को यदि आप सेल करेंगे तो उस पे जीएसटी लगेगा क्या? मूवेबल प्रॉपर्टी सर। इमूवेबल, इमूवेबल, अस्थाई, सर इमूवेबल। किसी को लगता ही है। नहीं नहीं, आप सुनिए। हम आप किसी को सेल कर रहे हैं। आप लैंड बेच रहे हैं, बिल्डिंग बेच रहे हैं, वह मूवेबल है जी। बिल्डिंग या लैंड मूवेबल है या इमूवेबल? इमूवेबल है सर। हाँ, तो इमूवेबल पर वी जीएसटी लगता कांट है मूव। क्या? इमूवेबल पर जीएसटी लगता है क्या? नो सर, सप्लाई पे लगता है। इमूवेबल का यदि सेल परचेज कर रहे हैं तो वह जी जीएसटी के बाहर, दायरे से बाहर है। बल्क जी में सर, क्योंकि गुड्स जीएसटी का जो है सिर्फ मूवमेंट होना मूवेबल, जरूरी है। सुनिए हमारी बात, जीएसटी जी सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी पे लगता है। जी लेकिन सर। कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है तो वहां पे जीएसटी लगता है। जब बिल्डिंग बन समझ गए। जाती है तो उसके सेल परचेज पे जीएसटी नहीं लगता है। रीजन ये है कि वह ई मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक ना जी। अब क्वेश्चन को पढ़िए। मिस्टर मेहता रेंट्स हर कॉमर्शियल शॉप टू ए सीएमए फर्म। शी ऑल्सो रेंट्स हर रेसिडेंशियल फ्लैट टू रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी फॉर यूज एज ए गेस्ट हाउस। तो देखिए, किराए पे देना सप्लाई ऑफ सर्विस है। अगर घर को किराए पे देते हैं दूसरे के लिए तो वह सप्लाई के अंतर्गत आता है, लेकिन अगला बंदा जो है बिजनेस यूज के लिए यूज करना चाहिए। ठीक है ना जी। अगर वो आपको रेसिडेंशियल पर्पस है तो वहां पे वह सप्लाई के अंतर्गत होता है। बिजनेस पर्पस के लिए आप दे रहे हैं वो सप्लाई के अंतर्गत आता है और उस पे जीएसटी देना पड़ेगा। आपको समझ में आया ये बातें क्या? समझ अगर गए घर सर। किराए पे दे रहे हैं और बिजनेस पर्पस के लिए दे रहे हैं तो वह सप्लाई ऑफ सर्विस है। बस इतनी सी बात हो। अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहे हैं तो वह सप्लाई के डिफिनेशन में नहीं आएगा, वहां पे जीएसटी नहीं देना। समझ में आई बात? सर मतलब कि मैं अगर अपने रिलेटिव को दे रही हूँ रेंट पे, इसको बट दे रहे हैं आप, रिलेटिव को। रिलेटिव से क्या लेना है? सर टू केसेस में, अगर मैं हाँ रिलेटिव को दे रही हूँ वो बिजनेस पर्पस है, वो हाँ मेरा ही वो बिजनेस मैनेज करने के लिए है, तो देन क्या वो जीएसटी के लिए एप्लीकेबल होगा? लायबल नहीं, है वो? हाँ बिजनेस पर्पस के लिए दे रहे हैं, रिलेटिव से कोई मतलब नहीं।
अगर बिजनेस पर्पस के लिए ओके। अगला यूज कर रहा है तो वह जो है ओके सर। सप्लाई है और वह उस पे आएगा, ठीक है ना। ओके सर। अब सेल ऑफ लैंड वर्सेज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। Builder sells a flat where the entire consideration was received after the issuance of the completion certificate, पहला है। दूसरा, बिल्डर सेल्स अंडर कंस्ट्रक्शन। तो दो चीजें मैंने अभी कहा कि यदि बिल्डिंग बन जाती है तो उसके सेल परचेज पे जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बिल्डिंग बन ही रही है, तो उस पे जीएसटी लगता है। इसका आंसर देखिए, सेल ऑफ बिल्डिंग आफ्टर कंप्लीशन इज नीदर सेल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो बिल्डिंग बन जाने के बाद सेल परचेज करते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। रीजन ये है कि वह इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं क्या? जी वर्क सर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट तो हमने कॉस्टिंग में भी पढ़ा है। नहीं नहीं, कॉस्टिंग में ठीक है, बताइए। कंस्ट्रक्शन वर्क के काम चलता रहता है। देखिए वर्क बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, बन रही है अभी, हाँ। सुनिए सुनिए मेरी बात। वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है हम बिल्डिंग बनाने का ठेका लिया है, बिल्डिंग बनाने का ठेका, और उसमें मटेरियल भी लग रहे हैं, सर्विस भी लग रही है, तो वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल है। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे जीएसटी लगता है, ठीक ना जी। बिल्डिंग बनने के बाद वह इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाता है और वह जीएसटी के दायरे से बाहर, ठीक है ना। ठीक है यस जी। सर। हाँ हाँ, इसको पढ़ते हैं। एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम के बारे में मैंने बताया था आपको, क्या होता है। सर मैं नहीं सुन पाई थी उस दिन। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है जैसे माल आप उधार बेच दिया किसी को, और अगर वो पैसे नहीं दे रहा है तो आप उस डेटर को बेच सकते हैं किसी और को। डेटर को ही बेच दिया, जैसे एसेट्स बेचते हैं, तो डेटर अगर कोई पैसा नहीं दे रहा है तो उसके अगेंस्ट हम क्लेम कर सकते हैं ना अदालत में, कि वो पैसा नहीं दे रहा, हमको पैसा दिलाया जाए, ऐसा हम कर सकते हैं ना क्लेम। तो सर उसके लिए कोई हमारा प्रूफ? तो इसलिए उसको सर एक्शनेबल। जो गैम्बलिंग वगैरह में होता है। चलो हाँ, इसको पढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ ए अनसिक्योर्ड डेट लॉन असाइनमेंट, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया, मतलब ये हुआ। अनसिक्योर्ड डेट का क्या मतलब हुआ ये बताओ। ड्यू डेट। अनसिक्योर्ड डेट क्या मतलब, क्या हुआ? मतलब डेट का अनसिक्योर्ड मतलब, सर। हाँ डेट का मतलब है कि हमारा पैसा बाकी है उसके पास, और जी अनसिक्योर्ड का सर। मतलब हमने कोई सिक्योरिटी नहीं ले रखा है ना। तो वो हमने जी सर। डेट को ही बेच दिया। डेट का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं हमने किसी को उधार माल बेचा और वो पैसे नहीं दे रहा है, तो हमें अधिकार है कि उससे पैसे रिकवर करें, और ये हमने जी। अधिकार किसी और को बेच दिया। अब हमारे बिहाफ पे वो पैसा मांगे। मान लेते हैं किसी के पास 1 लाख रुपया बाकी है, हमने ये अधिकार किसी और को बेच दिया, हमने उससे कहा कि 90,000 दो भाई, अब तुम इनसे 1 लाख वसूल लेना, ऐसा हो सकता है। हम किसी को नो उधार सर। मैंने बेचा 1 लाख का, वो पैसे नहीं दे रहा है, या पैसे दे भी रहा है, पैसा बाकी है, मान लेते हैं। हमने ये अधिकार किसी और को बेच दिया 90,000, हमने उससे 90,000 ले लिया, बोला अब इस बंदे से तुम पैसे वसूल लेना, मैं लिख करके देता हूँ, ये अधिकार मैं आपको दे रहा हूँ। तो हमें 10,000 का नुकसान हुआ, लेकिन 90,000 पैसे आ गए, और हमने जिसको बेच दिया ये अधिकार, वो उससे वसूलते रहेगा। तो यही हुआ है यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ एन अनसिक्योर्ड डेट। एक तो ये है, और दूसरा है परचेज ऑफ लॉटरी टिकट। इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन सप्लाई के अंतर्गत आता है या नहीं। एक्शनेबल क्लेम्स आर जनरली कवर्ड इन शेड्यूल थर्ड नो सप्लाई। तो शेड्यूल थर्ड में जो है नो सप्लाई का लिखा हुआ है कि किसको किसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। अनसिक्योर्ड डेट इज नॉट ए सप्लाई। तो अनसिक्योर्ड डेट को अगर हम ट्रांसफर करते हैं
तो वह सप्लाई नहीं है, और अगर सप्लाई नहीं है तो हमें जीएसटी भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है ना जी। दूसरा है लॉटरी बेटिंग एंड गैमलिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग आर एक्सेप्शन एंड आर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ। ये एक्सेप्शन है और इसमें लिखा हुआ है कि ये तो भैया सप्लाई है, लिख दिया गया है। अगर लिख दिया है तो ये सप्लाई के अंतर्गत आएगा। तो इसमें हमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, ये लॉ में लिखा है कि लॉटरी बेटिंग एंड गैमलिंग जो है यह एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब ये हुआ कि एक्शनेबल क्लेम है ये भी, लेकिन ये सप्लाई के अंतर्गत आता है। जैसे ऊपर में लिखा है कि ये नो सप्लाई, वो ऊपर में भी एक्शनेबल क्लेम है, लेकिन यहाँ नीचे भी एक्शनेबल क्लेम है कि लॉटरी अगर हम जीत जाते हैं तो हमें जो लॉटरी का विनिंग प्राइस है वो लेने का अधिकार है, और ये अधिकार हम किसी और को बेच सकते हैं कि चलो मेरे बिहाफ पे तुम ले लेना, हमने लिख करके दे दिया। वो कहते हैं कि दोनों एक ही चीज है। ऊपर में बिजनेस का अनसिक्योर डेट है, दैट इज ऑल्सो एक्शनेबल क्लेम, एंड इन शेड्यूल थर्ड इट इज रिटेन दैट एक्शनेबल क्लेम इज नॉट सप्लाई। जो नीचे लॉटरी बैटरी एंड गेमिंग है ये भी एक्शनेबल क्लेम है। एक्शनेबल क्लेम का मतलब ये हुआ कि अगर वो पैसा हम लें या चाहे हम किसी और को बेच दें। नीचे जो लॉटरी वाला है वह भी एक्शनेबल क्लेम है, तो वह भी होना चाहिए सप्लाई, नो सप्लाई की डिफिनेशन में आ रहा है। लेकिन इस यह एक्सेप्शन है, दोनों एक्शनेबल क्लेम होने के बावजूद भी नीचे वाले के लिए लिख दिया गया है कि भैया ये सप्लाई है और आपको जो है देना पड़ेगा। दोनों के पीछे रीजन है कि जो पहला है वो तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, नीचे तो लॉटरी गेमिंग एंड गैमलिंग ये तो अलग तरह का बिजनेस है ना, जिसमें कि जुआ जिसको आप कह सकते हैं। तो कहा कि भैया हम गवर्नमेंट को इसको इंकरेज नहीं करना चाहिए इस तरह के काम को, तो कोई करता है तो तुम जीएसटी दो इस पे। मेरी बात समझ में आया क्या आपको? मेरी बात समझ में आया क्या? नहीं आया तो बताइए, मैं यस दोबारा। सर, सब समझ गए। बेटिंग, हाँ, कैसीनो, हम दोनों गैम्बलिंग, दोनों दो, हॉर्स दो, रेसिंग, दोनों देखिए, दोनों लॉटरी। ही एक्शनेबल क्लेम, लेकिन पहला जी बिजनेस नेचर का है और दूसरा जो है जुए नेचर का है। तो पहले में छूट दे दिया कि चलो ये सप्लाई नहीं है। सर। हाँ जी सर, एक्सनेबल क्लेम का बेसिकली मीनिंग ये होता है ना कि हम क्लेम कर सकते हैं जो भी हाँ हमारा डेब्ट है हमें वापस मिल सकता है। हाँ 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 मिल सकता है सर। हाँ ठीक है हाँ, सर। सही बात है। एक्शनेबल क्लेम का मतलब इफ द पर्सन इज नॉट पेइंग मनी टू मी, I can take the action against him and I can go to the court of law to enforce our demand. अगर किसी के पास पैसा बाकी है, हमने माल बेचा है, और अगर वो नहीं दे रहा है तो हम अदालत जा सकते हैं ना। ओके। तो जा सकते हैं तो वो एक्शनेबल क्लेम हो गया। क्लेम जी। जिसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं, ऐसा समझ। क्लेम जिसके ओके। अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं दैट इज एक्शनेबल क्लेम। अगर वो नहीं दे रहा है तो वो हमको अदालत जाएंगे ना। मैं एक हमारा मित्र है, समझ रहे हैं ना बात को। तो हमारा मित्र यस सर। ने जो है वह दिल्ली में रहते हैं और तमिलनाडु के मदुरई से माल उधार खरीदा। उसकी फिनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं रही, बिजनेस डूब गया और उसका माल पैसा बाकी रह गया, मदुरई वालों को नहीं दे पाया। सच्ची घटना बता रहा हूँ। मदुरई वालों ने अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस कर दिया, इससे पैसा दिलाओ, ये देखो मेरा इनवॉइस है, ये देखो मेरा ई वे बिल है, ये देखो मेरा ट्रांसपोर्ट का बिल है जिससे मैंने माल भेजा है। तो उस अदालत ने हमारे दोस्त को जो दिल्ली में रहते हैं उनको नोटिस भेजा, और इनको जाना पड़ा मदुरई अदालत में पेश होने के लिए। और जाना ही पड़ेगा, कानून का पालन करना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड एक्शनेबल। समझ में आया ना। यस सर। और लॉटरी जीत गए हम, तो लॉटरी का पैसा या तो हम लें या किसी और को असाइन कर दें।
मान लो हम बीमार हैं, नहीं जा सकते, और हम रहते हैं दूर, दूर देश में, बुलाया दिल्ली पैसा लेने, या रीजन कुछ भी हो, तो हमने किसी दूसरे को अधिकार दे दिया, चलो मेरे बिहाफ पे ये टिकट लो, ये बंदा है, इसको पैसे ट्रांसफर कर दो या पैसे दे दो हाथ में, दैट इज ऑल्सो एक्शनेबल क्लेम। लेकिन दोनों का नेचर एक जैसा है क्या? दोनों का नेचर क्या एक ही यस जैसा है? सर। दोनों का नेचर, जब हम बिजनेस में सेल कर रहे हैं, माल उधार बेच जी। रहे हैं, और लॉटरी और जुए में हम गैम्बलिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन गेम भी आजकल होता है क्रिकेट मैच से रिलेटेड, नो सर, तो क्या दोनों का दोनों का नेचर सेम नेचर नहीं एक है। जैसा है क्या? नेचर एक जैसा है क्या? नो सर। तो किसका नो क्या सर। नेचर है? वो जुए जैसा है, लॉटरी बेटिंग क्या है, जुआ है एक तरह से। तो कहा कि भाई हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे, इसको सप्लाई कहेंगे, और तुमको जीएसटी देना पड़ेगा। गवर्नमेंट डजंट वांट टू इंक्रीज lottery betting and gambling, so it has included in the meaning of supply of lottery betting and gambling, but actionable claim which is the result of the business transaction, it is not supply. Government has given the preference to this type of actionable claim which are general nature of the business, and government has assigned or written in schedule third that this is no supply, and no supply means no GST। खत्म करें, आगे बढ़ें, आगे यस सर। बढ़ें। सेज वेयर हाउसिंग, ये क्या होता है? सेज वेयर हाउसिंग का, सेज का मतलब क्या होता है? वेयर हाउसिंग बाद में, सर स्पेशल एक इकोनॉमिक स्पेशल जोन। इकोनॉमिक जोन। हाँ, ये क्या होता है, इसके बारे में और बताइए। सर ये स्टेट होते हैं जैसे कि मणिपुर, असम, मेघालय, हाँ, तो को नहीं स्पेशल, एक टर्नओवर की कैटेगरी में रखा गया है जीएसटी पर्पज से। अच्छा मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब ये हुआ, गवर्नमेंट इस एरिया को डेवलपमेंट करना चाहती है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस एरिया का डेवलपमेंट चाहती है, जो अंडर डेवलप्ड है, उस एरिया को, किसी खास एरिया को, जैसे यहाँ ग्रेटर नोएडा में है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आप जाएंगे ग्रेटर नोएडा साइड, तो यू विल गेट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब ये हुआ, गवर्नमेंट जिस एरिया को डेवलपमेंट करना चाहती है, उस एरिया को एक सीमा में, लिमिट है, एरिया लिखा हुआ है कि भाई इस एरिया में, यानी कि पूरा नोएडा, पूरा ग्रेटर नोएडा ऐसा नहीं, एक एरिया है, उसमें फिक्स कर दिया कि इस एरिया में, जो इस एरिया को हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहेंगे, और इसमें जो कोई भी इंडस्ट्री लगाएगा, हम उस पर 10 साल तक, 20 साल तक कोई जीएसटी नहीं लगाएंगे, कोई इनकम टैक्स नहीं लगाएंगे। तो आपको लगता है कि उस एरिया में इंडस्ट्री आएगा? जो इन्वेस्टर हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उस एरिया में आके निश्चित रूप से अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, क्योंकि वहां पे जीएसटी नहीं देना है, इनकम टैक्स नहीं देना है 10 साल तक, 20 साल तक। तो आप समझते हैं कि जरूर वहां पे इंडस्ट्री लगेगी। यस सर, कोई भी जाके अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करेगा बिकॉज उन्हें जीएसटी पे नहीं करना है। हाँ, 10 साल तक, 20 साल तक नहीं देना, तो निश्चित रूप से वहां पे लोग आएंगे, और वहां पे आएंगे, फैक्ट्री लगेगी, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा ना, आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो वही चीज है। अब सेज वेयर हाउसिंग का मतलब ये हुआ, वेयर हाउसिंग का तो मतलब गोदाम है। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ग्लोबल इंपोर्टर्स वेयर हाउसेज गुड्स इन दिस इन एंड सेल बिफोर क्लियरिंग देम फॉर होम कंजम्पशन, दे सेल द गुड्स टू लोकल प्रोसेसर लिमिटेड। तो होम क्लियरेंस का मतलब होता है, यदि आप वहां पे रखे हैं और वह इंडिया में आप उसका यूज करना चाहते हैं, तो वहां से क्लियरेंस लेके, फिर वहां से माल छुड़ा करके आप दूसरे जगह ले जाएंगे अपनी फैक्ट्री में, और उसको वहां पे यूज करेंगे। जैसे इंपोर्ट करते हैं, तो वहां पे आपने रख दिया उसको सेज में कि भाई हम जब हमको जरूरत पड़ेगी हम ले जाएंगे, उससे पहले ही आपने किसी और को बेच दिया। एनालिसिस करिए,
as per Schedule 3, the supply of warehouse goods in NSAID to any person before clearance for home consumption is neither supply of goods nor service. It attracts no GST, though custom duties apply upon clearance. तो देखिए, हमने इंपोर्ट किया और सेज में रख दिया और कहा कि हम 10 जब जरूरत पड़ेगी हम उठाएंगे, और उठाने से पहले यानी वहां से क्लियरिंग, वहां से निकालने से पहले हमने किसी और को बेच। आपको मैं बताऊं कि सेज जो है टैक्स पर्पस से इंडिया नहीं माना जाता, इंडिया से बाहर माना जाता है, विदेश माना। तो विदेश में कोई सामान रखा हुआ है और आपने बेच दिया तो क्या जीएसटी लगेगा क्या? आपका सामान लंदन में है, आपने बेच दिया किसी पार्टी को, तो उस पे जीएसटी लगेगा क्या? नो सर। नहीं लगेगा। तो उसी तरह से सेज जो है स्पेशल इकोनॉमिक जो का डिफरेंस, और दूसरा डिफरेंस ये है कि टैक्सेशन पर्पज से उसको इंडिया नहीं माना जाता। अभी कहा भी ना, 10 या 20 साल तक उस पर टैक्स ही नहीं लगेगा। तो टैक्सेशन पर्पज से वह इंडिया माना ही नहीं जा रहा। तो वहां पर हमारा सामान रखा हुआ है और हम उसको बेच रहे हैं तो जीएसटी जो है नहीं लगेगा। शेड्यूल 3 में लिखा है कि बिफोर क्लियरेंस। बिफोर क्लियरेंस का मतलब ये हुआ कि वहां से हम बाहर निकालने, अपने पर यूज करने से पहले हमने वहां पे गोदाम में रख दिया और रखे रखे माल को बेच किसी और को। या ऐसा कहिए कि विदेश में कोई सामान मेरा रखा हुआ है और वहां पे हमने बेच दिया, तो वो विदेश पर आप जीएसटी नहीं लगा सकते ना, विदेश के जगह पे। तो इसलिए यह सेज जो है वो विदेश माना जाता है, और वहाँ होम क्लियरेंस से पहले अगर बेच देते हैं तो दैट इज नॉट सप्लाई। आपको समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है जी, ठीक है। अब डिस्टिंक्ट पर्सन हमने बताया था इसके पहले कि डिस्टिंक्ट पर्सन क्या हो, पता है आपको? यस सर। क्या होता है डिस्टिंक्ट पर्सन? सर एक पर्सन जिसका एक पैन कार्ड होता है पर मल्टीपल जीएसटी नंबर होते हैं। हाँ जैसे हाँ लाइक कि मेरा जो है बिजनेस जो दिल्ली में है, तो हाँ। मेरे पास मेरा जो पैन कार्ड है, अब मैं अगर उत्तराखंड में, हम्म तमिलनाडु में, हम्म। कश्मीर में अब मैं बिजनेस ओके। कर रही हूँ, तो मैं उसी एक पैन कार्ड से सारे अपने जीएसटी नंबर ठीक बनवाऊंगी, बिकॉज ठीक, जीएसटी बहुत नंबर जो है बहुत मैंडेटरी है। बहुत सुंदर। तो डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब होता है कि एक ही कंपनी है, जैसे रिलायंस है, उसका बिजनेस हर स्टेट में, तो आपको हर स्टेट में जीएसटी नंबर लेना। और ये एक ही ब्रांच होते हुए, मतलब एक ही कंपनी का दो अलग अलग ब्रांच होते हुए जीएसटी पर्पज से वह डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता, अलग अलग पर्सन माना जाता। और रिलायंस के एक ब्रांच मुंबई से ट्रांसफर माल अगर होता है गुजरात में, तो इसको भी सप्लाई माना जाएगा, जबकि दोनों कंपनी एक ही है, सिर्फ ब्रांच अलग है और जीएसटी आपको देना। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इफ देर आर सर ट्रांजेक्शन ये करने बिटवीन। हाँ हाँ। सर ये करने का रीजन तो यही है ना कि गवर्नमेंट वांट्स जीएसटी, दैट्स व्हाई। नहीं नहीं, दिस इज नॉट द रीजन, because in purchasing branch it takes the benefit of info. So in this case government doesn't get any rupees. If you are paying in Maharashtra and you are taking the benefit in another state, the government doesn't get any amount. कोई फायदा नहीं पड़ा, ना तो गवर्नमेंट को कुछ मिला, ना कंपनी ने कुछ दिया। समझ रहे ना बात को? सिर्फ ट्रांसपेरेंसी बना रहे ट्रांजेक्शन में, इसके लिए है। किसी ने किसी को पैसा दिया, किसी को 1 रुपये का बेनिफिट नहीं। आपने यहाँ दिया एक ब्रांच, दूसरे ब्रांच ने उसका बेनिफिट ले लिया, तो गवर्नमेंट को मिला कहाँ? यहाँ दिया और दूसरे जगह नहीं दिया, उतना ही कम दिया। तो कोई किसी को कोई फायदा है, नुकसान नहीं है। लेकिन सिर्फ ट्रांसपेरेंसी बना रहे
निश्चित रूप से दिखे कि कहाँ पे कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, इसके लिए। बाकी कोई मॉनेटरी बेनिफिट या नुकसान किसी को नहीं हो रहा है। समझ में आ रही बात आपको? समझ यस सर। समझ में आ रही है ना बात? बस जीएसटी में ऐसा लिखा है भाई, इसलिए हमें करना पड़ेगा, बात खत्म। ठीक है जी। जी सर। इसी पे क्वेश्चन था, मुझे मुझे लगता है जरूरी नहीं है हम क्वेश्चन को पढ़ें या फिर जवाब दें। ठीक है ना जी। जी सर। हम्म। जी सर। ये क्वेश्चन देखिए, पढ़िएगा। अच्छी बहुत सारे चीज है। अब कितना पढ़ाऊंगा मैं? इसके बाद पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, 12वीं को खुद पढ़ लीजिएगा, आसान सा है। हाई सी सेल पढ़ा, जानते हैं हाई सी सेल क्या होता है? हाई सी नो सर। सेल नहीं जानते हैं? श्वेता राजपूत, आपको पता है? नहीं सर। अच्छा। हाई सी सेल का मतलब ये हुआ कि मैंने इंपोर्ट किया और वह माल इंडिया में पहुंचने से पहले ही हमने वह सेल कर दिया किसी और को। तो क्या वह सप्लाई है क्या? और शेड्यूल थर्ड निगेटिव लिस्ट को बताता है। रिपीट कीजिए। निगेटिव लिस्ट का मतलब होता है कि ये जो नीचे लिखे हुए सप्लाई हैं और सप्लाई के डिफिनेशन में नहीं आता है और उस पे जीएसटी नहीं देना होता है। निगेटिव लिस्ट का मतलब यही। शेड्यूल थर्ड निगेटिव लिस्ट मतलब ये है कि फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ सप्लाई। और उसमें एक पॉइंट हाई सी सेल भी है, तथा ये सप्लाई नहीं है। और हाई सी सेल का मतलब होता है कि हम कोई गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं और इंडियन टेरिटरी के में इंटर होने से पहले ही उस सामान को हमने किसी और को बेच दिया। तो चूंकि सामान इंडिया में है ही नहीं, तो जीएसटी क्यों लगे? और जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब होता है कि जो स्टेट में कंज्यूम होगा, वही स्टेट का जो व्यक्ति खरीदने वाला है, दैट विल बियर द बर्डन ऑफ जीएसटी। तो इंडिया में एंट्री होने से पहले ही अगर सेल हो गया, तो इंडिया में तो सेल ही नहीं हुआ, इंडिया में तो माल ही नहीं था, तो जीएसटी किस बात? हैव यू गॉट दिस पॉइंट? यस सर। यस। ठीक। आगे। तो ये बहुत सारे इलिस्ट्रेशन है, किताब बहुत अच्छी है, आप पढ़िए इसको। देखिए एमसीक्यू आ गया, बहुत अच्छी बात। विच ऑफ द एग्जामिशन जो है फॉलोइंग। कब स्टार्ट? हाँ, एग्जामिशन की जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे सर आप? नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर, इसके बाद वाला एग्जामिशन वाला टॉपिक सर जो है। नहीं एग्जामेशन नहीं, वाला। एग्जामिशन। अच्छा, कराएंगे ना, बाद में जी। करेंगे, बाद में करेंगे, अभी कीजिए ना वो करा। कहता कौन सा सप्लाई ठीक है सर। नहीं है? तो इंपोर्ट ओके सर। सर्विस फॉर कंसिडरेशन फॉर पर्सनल यूज सप्लाई है क्या? श्वेता राजपूत बताएगी। नो सर। नो नो। सर। तो श्वेता राजपूत ने कहा कि नहीं है, क्यों नहीं है बताइएगा। क्योंकि ये इंपोर्ट हो रहा है, सर्विस हो रही है, पर्सनली यूज ले, अपने हाँ, यूज ले कोई इंपोर्ट कर रहा है, तो तो मीनाक्षी वो एक सप्लाई कैसे? मीनाक्षी तुम बताओ, तुम्हारे अनुसार यह इम्पोर्ट है क्या? सर इम्पोर्ट होगा क्योंकि इस बहुत इसमें भी दो कंडीशन होती है। इफ विद कंसिडरेशन होगा, आपने पहले भी बताया था, पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज हो रहा हो, तो दे कैन बी ट्रीटेड एज सप्लाई। हाँ, तो आज की क्लास तो इसी बात से शुरू हुई थी कि अगर जी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, कंसिडरेशन से कोई मतलब नहीं है, हो या ना हो, लेकिन अगर और पर्सनल यूज के लिए हो रहा है तो वह सप्लाई है और उस पे जीएसटी लगेगा। जो क्लास की शुरुआत आज की हुई है, इसी क्वेश्चन से हुई है। शायद श्वेता राजपूत नहीं थी उस समय। तो देखिए नहीं 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 हाँ, इंपोर्ट देखिए, पर्सनल यूज के लिए आप कुछ खर्चा करते हैं तो वह हम्म जीएसटी में नहीं आता, ये बात सही। लेकिन उसका उस रूल हम्म का एक एक्सेप्शन है कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं, गुड्स नहीं,
सर्विस हम्म। और पर्सनल यूज के लिए करते हैं, तो भी यह सप्लाई के अंतर्गत आता है और इस पे जीएसटी लगेगा। तो ये पहले जो शुरुआत है, पहला क्वेश्चन तो इसी पे था। हम्म। तो इज नॉट हम्म। कंसिडर्ड ए सप्लाई, ये तो गलत है, ये तो सप्लाई है जी। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड, बताइए ये सप्लाई है क्या श्वेता राजपूत? ये एसिड्स है, जैसे एसिड मतलब कि एसिड में क्या हो सकता है? फिक्स्ड एसेट हो सकता है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है। लैंड। जब आप हाँ बेचेंगे तो तो फनी का अगर जब गुड्स है, हाँ, गुड्स है तो तो ये कुछ नहीं जीएसटी है। है। जी बोलिए। गुड्स है तो ये जीएसटी है। गुड्स कहाँ है, ये तो एसेट्स है। तो एसेट्स में नहीं होता गुड्स है, हाँ क्योंकि बिल्डिंग लैंड वैंड में तो मूवेबल से अवेलेबल तो होता ही नहीं है। ठीक है, आप बताइए मीनाक्षी, आप बताइए। सर होगा ये जीएसटी में हम्म एप्लीकेबल, अभी आपने हम्म। बाद में टॉपिक पढ़ाया अभी था। तो बताया था, इलस्ट्रेशन था ना, एक एनजीओ को डिलीवर कर दिया, दान दे दिया, डोनेट कर दिया एसेट्स को। तो देखिए ये शेड्यूल है, पता नहीं। शेड्यूल फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये लिखा हुआ है। पहला शेड्यूल में है कि किसको किसको सप्लाई मानेंगे, दूसरा शेड्यूल में है किसको किसको डीम्ड सप्लाई मानेंगे, और तीसरे शेड्यूल में है किसको किसको निगेटिव लिस्ट में, मतलब वो सप्लाई नहीं के नहीं है। मैंने मिड तो मिड लैब से शुरू करा है परमानेंट ना मैंने। जी, हाँ मैंने मिड लैब से शुरू करा है। हाँ हाँ, मैं मुझे आपको दोष नहीं आइडिया दे, नहीं। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं तो नहीं नहीं। दोबारा बता रहा हूँ, आपको दोबारा बता रहा हम्म। हूँ उसको, कि परमानेंट देखिए ऐसे तो नहीं होना चाहिए क्योंकि एसेट्स है, लेकिन जब वो परमानेंट हम्म। डिस्पोजल करेंगे, परमानेंट डिस्पोजल करेंगे, हम्म। तो वह सप्लाई होगा। और ये शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है। तो उस अगर शेड्यूल बना दिया है कि भैया छोड़ो बाकी बात को, अगर हमने लिख दिया तो जो लिखा है वो वही होगा। आप समझ रहे हैं ना? शेड्यूल की हम्म। जरूरत उस समय पड़ती है जब वह जनरल कॉन्सेप्ट से अलग हट कोई बातें हो रही ओके। है ना। शेड्यूल का शेड्यूल फर्स्ट में क्या है कि ये सप्लाई है, सेकेंड शेड्यूल में क्या है, ये डीम्ड सप्लाई है, तीसरे शेड्यूल में क्या था, ये सप्लाई नहीं है, ओके। ये सप्लाई नहीं है भैया। तो लिस्ट दे रखा है, तो उसमें हमें कोई समझने की जरूरत नहीं है, लिस्ट लिस्ट में अगर है तो है, उसके पीछे लॉजिक है, ऐसी बात नहीं कि लॉजिक नहीं है। कहता है कि परमानेंट डिस्पोजल कर रहे हो, परमानेंट मतलब बिजनेस अगर बंद कर रहे हो या बंद भी ना भी कर रहे हो, अगर बेच रहे हो, वो बिजनेस एसेट्स है, वो सप्लाई के अंतर्गत आता है क्योंकि शेड्यूल 2 में लिख दिया है। और दूसरी बात है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपने अवेल किया है, इसका क्या मतलब होता है राजपूत? इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलमेंट का क्या मतलब हुआ? कि उसने इनपुट लिए, जैसे जीएसटी में हम 3 भी करते हैं ना, हाँ, तो हम तो ले देखते हैं सेल लिया है कितनी, आपने। परचेज कितनी। हाँ हाँ, उस हाँ जी। पीरियड में लायबिलिटी को कम कर लिया या लायबिलिटी को नहीं किया, हम्म। लेकिन एसेट्स को बढ़ा दिया। तो जब इनपुट आपने लिया है, तो इनपुट अगर वह 5 साल एसेट चलेगी, तो 5 साल के में बेनिफिट लेना चाहिए। आप बीच में ही बेच दे रहे हैं या बीच में ना भी बेचें, बाद में ही बेचें, उसकी हम्म। लाइफ खत्म होने के बाद भी, तो उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये भी सप्लाई के अंतर्गत आता है। तो ऊपर में जो क्वेश्चन है नॉट हम्म। कंसिडर, अभी तक तो मिला नहीं। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, श्वेता बताइए ये सप्लाई है क्या, ये सप्लाई है क्या? सर्विस। जी सर आप ये सप्लायर है। जी ये सप्लायर है, इसने मतलब सर्विस ली है हाँ, तो ये सप्लाई के एम्प्लॉय अंतर्गत के। आता है क्या? हाँ, एम्प्लॉयमेंट के कोर्स के लिए। नहीं नहीं, सप्लाई के अंतर्गत आएगा क्या? हाँ जी सर, ये सप्लायर के अंदर आएगा, क्योंकि ना सर्विस ली है ना, हाँ, कोर्स की, एम्प्लॉय के लिए। बिल्कुल सही बात। मीनाक्षी तुम बताओ। नहीं आएगा सर। हाँ हाँ, तो राजपूत जी आप सर कब पेपर दे रहे हैं ये बताइए। कौन मैं? हाँ, आप पेपर कौन से महीने में दे रहे हैं? दिसंबर में, दिसंबर में। दिसंबर मैंने में अभी देंगे? रिसेंटली भरा है। हाँ अच्छा। अभी मैंने रिसेंटली भरा है, अच्छा। 7 तारीख को। हाँ, तो
जरा आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, किताब को अच्छे से पढ़िए। देखिए निगेटिव लिस्ट में लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर नहीं नहीं एम्प्लॉय सर, अभी नहीं क्या होगा ना ये, नहीं क्योंकि होगा। ये निगेटिव लिस्ट में लिखा है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो सर्विस दे दिया जाता है वह सप्लाई नहीं। ये निगेटिव लिस्ट में लिखा है, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना। फिर उसने लिख दिया है कि नहीं है तो नहीं है, सर्विस तो दे ही रहा है ना, हम्म, सर्विस तो दे ही रहा है। हम्म, तो उसको उसको मना कर दिया कि भाई हम इस सर्विस को नहीं मानते, इस पर हम जीएसटी नहीं लेंगे। समझ ओके। रहे हैं ना? अगर ऐसा होने लगेगा तो कितने लोग नौकरी करते हैं, इम्प्लाई को अलग से जीएसटी देना हम्म, पड़ेगा, और जो सैलरी है लाखों करोड़ों में होता है लोगों की, कुछ लोगों की, तो वहां पे बहुत सारा जीएसटी हम्म, देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। और वो चाहेगा ना कि एम्प्लॉय से जो जीएसटी देगा एम्प्लॉय के सर्विस के बदले में, हम्म, तो एम्प्लॉयर क्या चाहेगा कि जो हम जीएसटी दे रहे हैं वो अभी एम्प्लॉय से के सर्विस से ही वसूलें, मतलब उससे और कठिन काम कर लें। नहीं जी, वो कहता है उसके हम्म, रिश्ते को मधुर रखें। तो इसलिए इसको निगेटिव लिस्ट में रखा गया है और इस पे सप्लाई के अंतर्गत नहीं आता। और रेंट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी दैट कम्स अंडर परव्यू ऑफ सप्लाई, इसका आंसर कौन सा हुआ? इसका आंसर कौन सा हुआ बताओ? सर्विस वाला। बीच वाला से क्या था, एबीसी बोलोगे ना भाई? कौन सप्लाई नहीं है? सी। हैं? सी। 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 और मीनाक्षी तुम्हारे अनुसार? सर मेरे अकॉर्डिंग भी सी है। हाँ हाँ सी है, सही बात। तो देखिए सी है ये आंसर, ठीक है। देखा ना, एज पर शेड्यूल 3 उसने लिख दिया है। तो जनरल थिंकिंग है हम्म, कि सर्विस है इसलिए सर्विस टैक्स लगना चाहिए, लेकिन जब लिख दिया है कि नहीं तो हम तो उस पर कुछ कर नहीं सकते, उसमें कोई लॉजिक नहीं चलेगा। आइए इसका जवाब दीजिए। एक्स ने इंपोर्ट किया आर्किटेक्चरल सर्विस फ्रॉम हिज ब्रदर ए रिलेटेड पर्सन रिसाइडिंग लंदन टू डिजाइन हिज न्यू ऑफिस इन मुंबई। मिस्टर एक्स पे नो कंसिडरेशन, अब अपना भाई है तो पैसे तो दिया नहीं, क्या यह सप्लाई है क्या? ये जवाब दीजिए। अपने भाई से रिलेटेड पर्सन से विदेश से सर्विस का इंपोर्ट किया, हम्म, लेकिन ऑफिस पर्पज से, बिजनेस पर्पज से, लेकिन इंपोर्ट है सर्विस का रिलेटेड पर्सन, इसलिए पैसा दिया नहीं हमने। तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा क्या? यानी क्वेश्चन ये है कि क्या तो इस पे जीएसटी तो सर, सप्लाई है क्या? अगर ये सर्विस है तो जीएसटी, जी। अगर ये जीएसटी के पर्पस से सर्विस के सर ट्रीटेड एज बिजनेस के पर्पस सप्लाई। से। हाँ सर ट्रीटेड एज सप्लाई। सप्लाई है, तो कौन सा यस सर। कौन सा आंसर होगा? कौन सा ऑफ आंसर? सप्लाई A ऑफ गुड्स। supplier of service under schedule first. हाँ हम्म, ठीक, तो ये सही है शेड्यूल फर्स्ट। तो ये शेड्यूल वाली बात जो है ना वो हमें रटना पड़ेगा, उसमें कोई लॉजिक की बात नहीं है। और लॉजिक की देखो, लॉजिक यहाँ पे तो है कि तुम इंपोर्ट करते हो ऑफिस पर्पज से, तुम पैसा दो न दो, अगर हम छोड़ दें कि हम पैसा नहीं लेंगे क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया, तो सब लोग ये ऐसा ही करेगा, है ना? कहेगा कि हमने वह पैसा फ्री में दिया था इसलिए टैक्स जीएसटी के। तो लॉजिक तो यही। तो यहाँ पे क्या बात बनी, यदि आप बिजनेस पर्पज से सर्विस का इंपोर्ट करते हैं, चाहे कंसिडरेशन हो या ना हो, इवन इट इज सप्लाई, और जो भी उसका मार्केट रेट होगा उसके आधार पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है ना जी? ठीक है, आगे बढ़ते जी सर ठीक है। हैं। एक्शनेबल क्लेम विच इज नॉट विच कंसिडर ए टैक्सेबल सप्लाई, हाँ बताइए, अभी तो पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर एक्शनेबल क्लेम इज बैटरी, कंसिडर, हाँ सर सर हाँ लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग एंड ऑनलाइन मनी गैम्बलिंग। हाँ श्वेता आप बताइए। सर सेम है। हाँ अभी तो आपने बताया था कि जो नॉन एक्सेबल होते तो हैं, आप बताइए जो ना, हम ग्लैमिंग तो होते अभी हैं। बताए हैं, तो इसी आधार पे हाँ, छोड़ पूरे देंगे कुछ। लॉट कौन सा हाँ आंसर है? लॉटरी हो गया, बैटिंग।
हाँ लॉटरी, हाँ बैटिंग, हाँ हाँ गेमिंग, हाँ हाँ ऑनलाइन। हाँ, सही बात है, सही बात है। तो शेड्यूल 2 में मैंने ये लिखा हुआ है कि भाई एक्शनेबल क्लेम जो है वो सप्लाई नहीं है निगेटिव लिस्ट में, हम्म। शेड्यूल 3। लेकिन ये वाला एक्शनेबल क्लेम सप्लाई के अंतर्गत आता है। कौन वाला? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग एंड ऑनलाइन मनी गेम। तो जनरली एक्शनेबल क्लेम इज नॉट सप्लाई, इट कम्स अंडर नेगेटिव लिस्ट, but this actionable claim is exception to this rule, means even it is actionable claim but it comes under supply because the government doesn't want to encourage these types of activity, क्योंकि इससे कोई फायदा तो होता नहीं है जुआ खेलने से। तो कहा भैया नहीं, तू जुआ खेलेगा तो जीएसटी देना पड़ेगा, ऐसे समझ, ठीक है ना जी? ठीक है। और इसके बारे में भी अभी बताए हैं आपको, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडॉप्शन, अपग्रेडेशन। सर सप्लाई और सर्विस। सर आंख बंद करके सप्लाई और सर्विस। हाँ, आप बताइए राजपूत जी, आप भी थी। हाँ सर, सप्लाई ऑफ सर्विस ही होगा। हाँ, वो लिख दिया है, शेड्यूल में लिख दिया है। 1 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, 1 मिनट का, ठीक है जी? आप लोग भी चाहें तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3-4 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। ठीक ठीक है सर। हेलो मीनाक्षी, मीनाक्षी। हाय श्वेता, वो मैं माइक ऑफ हाय। कर दिया था, फोन ही बंद अच्छा। कर दिया था। हाय। हाय। अरे मैं ये पूछी थी, आपका कब है पेपर? मेरा जून में दूंगी मैं अभी। अच्छा। तो ये कितनी, अभी कितनी क्लासेस हो गई थी? इसमें हमने ना पहले जो है अगस्त में ना फॉर्म वो कर दिया था, रजिस्ट्रेशन कर दिया था। अच्छा। जो 24,000 की पेमेंट जाती है, एडमिशन हाँ करा ठीक। दिया था। तो देन हाँ तब ठीक। बोला था दूसरे क्लासेस के लिए, तो कॉस्टिंग की और फाइनेंस अकाउंटिंग की हो गई थी तब। और इनडायरेक्ट अच्छा। डायरेक्ट टैक्स भी हो गया था तब। 3 क्लासेस हो गई थी। अभी ओके। बिजनेस लॉ की और ये डीटी बचा हुआ था बस, तो अब ये दोनों चल रही हैं। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग में ही क्लासेस शुरू हो जाती है? हाँ स्टार्टिंग में ही हो जाती हैं। तो पर मेरा तो न्यू बैच बनना चाहिए ना फिर तो। तुमने कब रजिस्टर कराया खुद को? अप्रैल में कराया ना अभी, ये। अब हाँ, अप्रैल में ही अच्छा 7 अभी तारीख। कराया ना तुमने? हाँ। हाँ तो तुम्हारे लिए ना सारी क्लासेस नई नई लगेंगी, फिर ग्रुप में मैसेज करो तुम। वही तो। करो यार, मुझे भी रिवीजन के लिए मिल जाएगा। ईद में बस एक दो ही बच्चे होते हैं, और नहीं होते बच्चे? स्टूडेंट एक दो ही रिपीट है क्या? करना। मैंने कहा इसमें स्टूडेंट एक दो ही है। नहीं, इसमें स्टूडेंट ही है सारे, 5-6 कहाँ है? टीचर है बस। अरे नहीं, अभी जैसे ये क्लास हम में तो हम तीन, दोनों की। पार्टिसिपेट में तो 3 ही दिखा रहे हैं। अच्छा पार्टिसिपेंट में, क्योंकि ना बच्चे ने जो है ना उन्होंने क्लासेस परचेज कर रखी हैं। कुछ के टाइम भी लग चुके हैं, किसी ने एग्जाम दे रखे हैं। और जो कुछ है अभी अपडेटेड आए हैं जैसे कि तुम, तो उन लोगों ने तुरंत ही कहीं से जैसे फाउंडेशन करके आए, तो उन्होंने जिससे लेते थे उन्होंने उनसे ही परचेज कर लिए। मतलब कैसे पर, ये हमें कैसे परचेस करनी है? अरे जैसे यूट्यूब से क्लासेस परचेज नहीं कर लेते, जैसे तुम्हारे घर के पास अच्छा कोई अच्छा। टीचर पढ़ाते और हो। जैसे मैंने तो ऑलरेडी नहीं, ट्यूशन की क्लासेस में ही मेरे को नहीं था ना, जो 12,500 रुपये अच्छा। मिस्त्री दे रहे हैं ना ट्यूशन क्लास में। चलिए हाँ वापस आइए, कम बैक। हम्म। सर, हम तो यही है। हाँ हाँ, नहीं ठीक है। तो इसमें आपने सप्लाई लिखा हुआ है भाई, इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। शेड्यूल 2 में लिख जी दिया कि सर। ये सब सप्लाई है। जब लिख दिया तो फिर कोई तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं, बस हमें याद रखना है कि ऐसा लिखा हुआ है, इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे। अच्छा, ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन है जी। जी सर। ये भी आपकी किताब में लिखा सर हुआ है? 50,000 इसका आंसर, आंख बंद करके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप बताइए राजपूत जी, आप आंसर बताइए, आप क्या होगा इसका? सर इसमें तो कैसे, मतलब ये मुझे समझ नहीं आया ये वाला क्वेश्चन। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे सकता है कि नहीं दे सकता? हाँ, तो वो तो कहता दे है सकते हैं सर। 50,000 तक दोगे 1 साल में, हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। हम्म। और 50,000 से ज्यादा 50। दोगे तो जीएसटी लगा दो, बस यही कहा है। तो सर 50, 50,000 ही होगा।
हाँ, तो 50,000 तक एक साल में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट तो देता ही है ना। हम्म। कौन से अवसर पे देता है गिफ्ट? सर वो दिवाली में तो जैसे शादी हो गई, दिवाली नहीं ना, शादी हो ब्याह गया। में भी दे, लेकिन दिवाली में तो देते ही हैं। है ना, हम्म। दिवाली में तो लगभग एम्प्लॉय को, सभी कंपनी छोटे एम्प्लॉय को बड़े दे को रही है। मिलता है ना। तो इसमें 25,000 50,000 के अगर अंदर। एम्प्लॉय को दे रही तो 5,000 का भी दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेंटिंग एक्टिविटी किसको सप्लाई कहेंगे? रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर रेसिडेंस। अनरजिस्टर्ड पर्सन का मतलब हुआ जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। सर्विस अच्छा, प्रोवाइडेड रेंटिंग बाय ऑफ एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये सर्विस है क्या राजपूत? कौन सी? बी वाली? नहीं। नहीं। रेंटिंग ऑफ ये कमर्शियल तो अभी आपने कॉम्प्लेक्स? बताया। नहीं, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल, हाँ ये है। ये है। सर डी, हाँ इसका कमर्शियल आंसर है ए एन सी। एएनसी है जो सप्लाई के अंतर्गत आता है, हाँ। सप्लाई। जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो किताब आपकी इंस्टीट्यूट की बहुत अच्छी है, आप लोग पढ़ाई करें, है ना, बहुत अच्छी है, किसी दूसरे बुक की जरूरत ही नहीं है। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट पेपर सर एग्जाम। हाँ। सर ये हाँ, वाली आपके पास जो पीडीएफ है प्लीज मुझे सेंड कर दीजिएगा, क्यों क्योंकि आपके पास इंस्टीट्यूट नहीं है? की जो वेबसाइट है वो चल नहीं रही है। आपके सर मेरे पास पास हार्ड कॉपी है, पुरानी है 2025 की। अच्छा अच्छा, तो हम अभी एक क्लास के बाद सर आप ने पुरानी दोनों, पुरानी दे रखी है। हाँ, आप दोनों को मैं भेज दूंगा। तथा आप वो अपना मोबाइल नंबर बता दो, सर भेज देंगे। डीटी की भी भेज देना, 2024 की दे रखी है सर ने। क्या सर मेरा क्या मैं अभी क्या बोल रहे हैं? आपको हेलो क्या बोल रहे हैं? सर डीटी की भी भेज देना, सर ने बहुत पुरानी दे रखी है, वो तो अरे 2024 की धीरे दे धीरे रखी है। बोलो, मैं समझ नहीं पाऊंगा इसे, क्या सर मैं बोल आपको रहे हैं? हेलो लिख के भेज देती हूँ। हाँ हाँ, ये राजपूत, आप मोबाइल नंबर बताओ अपना, मैं आपको भी भेज दूंगा। 99 एक मिनट, 99। एक मिनट रुको रुको, 99 बोल रहे हैं? एक, हाँ जी। एक मिनट रहो। सर पर्सनली आपको मैसेज कर देगी, मैं आपको टैग कर दूंगी। अरे मैं उतना नहीं आता मुझे वो सब करने के लिए, 99 बताओ। 106 जी। 85 हाँ, 195। अच्छा ठीक है, मैं कॉल कर रहा हूँ, आप देखिए मिला क्या? आ गया तो बताइए। हैव यू गॉट कॉल फ्रॉम माई सेल्फ, फ्रॉम माई साइड, श्वेता? सर कॉल आ गया होगा तभी नहीं बोल रही है। अच्छा ठीक है, मैं बंद कर दिया, मैं बाद में सेव कर लूंगा इसको। ठीक है। सर ये हमारी बुकें कब आएगी, जो जिन्होंने अभी फरवरी में भरा है भी मैंने, तो हमारी बुकें कब जाके तक ले आएंगी? लो तुम सर से वो मांग तो के। आप वेट मत हमारे करो। भी मना कर रहे हैं ना, इंस्टीट्यूट भी नहीं आई है। ऑनलाइन बात कर लीजिएगा, है ना, तुम अच्छा मुझसे बात कर। ऑनलाइन बात कर लीजिए। चलिए ठीक है। ठीक है ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। मिस्टर ए ट्रांसफर हिज बिजनेस एसेट ऑन विच ही हैड नॉट अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट टू हिज फ्रेंड मिस्टर बी विदाउट कंसिडरेशन दिस ट्रांजेक्शन सप्लाई आएगा क्या? उसने आईटीसी नहीं लिया, अब वो बेच रहा है, तो क्या सप्लाई, क्या जीएसटी देना पड़ेगा क्या उसको, बिजनेस एसेट से? हाँ जी सर, अगर बिजनेस है, अगर उसका हम्म। बिजनेस है, उसने आईटीसी नहीं ले रहा, वो उसकी मर्जी है। अच्छा। उसका आईटीसी अगले महीने भी काम आ सकता है। हम्म। अगर इस मंथ नहीं ले रहा तो अगले मंथ उसके आईटीसी काम आ देखिए, सकता है पैसे। आंसर है नॉट ए सप्लाई, आंसर है नॉट ए सप्लाई, क्योंकि आपने आईटीसी नहीं सप्लाई लिया नहीं ना, किया ना। आपने हम्म। जीएसटी का बेनिफिट नहीं लिया। तो जब खरीद रहे हैं उस समय नहीं लिया, तो बेचते समय क्यों लेंगे भाई? आप समझ रहे हैं ना बात? तो ये तो उसने सप्लाई जीएसटी नहीं लिया ही है। नहीं है। जी। उसने जीएसटी लिया ही नहीं है। हाँ, जीएसटी का बेनिफिट नहीं लिया। अब हम बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं तो क्यों हाँ वही। जीएसटी लगाओगे भाई? ठीक ना?
और आईटीसी तो एडजस्ट हो जाती है ना अगले महीने। क्या? जैसे एक महीने में अगर जैसे मंथली है या क्वार्टरली है 3 बी की या कुछ भी, अरे वो अगर उधर उसने नहीं। नहीं लिया जीएसटी अरे तो अगले, हाँ अगले अगले महीने उसके काम आ जाएगी। उस पर हमें नहीं जाना। हमें ये बस सिर्फ ये बात अच्छा। करनी है कि इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज नॉट बीन अवेल्ड व्हेन इट हैज बीन परचेज, now we are selling these assets, so the government, why I should pay GST? आप समझ रहे हैं ना? यदि हमने हम्म इनपुट पे नहीं लिया हम्म। तो सेल, और जब हम सेल करेंगे तो वहां भी नहीं देंगे। अगर हम परचेज पे नहीं लिया तो ओके। बेसिस में क्यों देंगे? और हम हमें क्या भैया यहाँ व्हाट पे आर लिख दिया है। स्टेटमेंट? देखिए, आंसर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परमानेंट हम्म। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स विदाउट कंसिडरेशन is a deemed supply under schedule 1 only if input tax credit was availed on such asset। यदि हम एसेट्स पे लिया है तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिंस आईटीसी वाज नॉट ओके। अवेल्ड इट इज नॉट ए सप्लाई। क्लियर है? यस सर। हाँ। यस सर। तो ये चीज मैं नहीं बताऊंगा। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन कमिटी जो भी है, ये पढ़िएगा, है ना? बहुत अच्छा है, ओके। मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छा है ना? या चलो देख लेते हैं इसमें क्या दिक्कत है। यस सर। व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी? टैक्सेबल इवेंट क्या है, ये मैं इसको ढक देता हूँ। सप्लाई सर, सप्लाई है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो श्वेता राजपूत आप भी पढ़िए अच्छा से। हम्म मीनाक्षी भी पढ़ ही रही है, आपको मैं भेज ही दूंगा अभी थोड़ी देर में। अ, हम्म। आप मुझे लिख करके जरा हाय भेजना व्हाट्सएप पे, ठीक है ना? बिल्कुल सर। हाँ, मेरा मेरा आपको हम्म मिल गया होगा। आपको मिला कि नहीं कॉल अभी, ये बताओ। हम्म। हाँ हाँ मुझे कॉल आ गया तभी। हाँ हाँ, आ ठीक है, गया था तो सर कॉल आपकी। सेव करके मुझे हाय भेज देना। देखिए, बिल्कुल। टैक्सेबल इवेंट जो है वह सप्लाई ही है, जीएसटी। हम्म। इसको दूसरे शब्दों में ट्रिगर पॉइंट कह सकते हैं। ट्रिगर ओके। पॉइंट समझते हैं आप? ट्रिगर जो एक। बंदूक के केस नो में सर। देखे होंगे, ट्रिगर दबने पे क्या होती है, गोली चल जाती है। हम्म तो जीएसटी में क्या घटना घटेगी जिससे हमें टैक्स देना पड़ेगा? यानी टैक्सेबल इवेंट क्या है, कहने का मतलब कौन सी घटना घटेगी जिसके वजह से हमें टैक्स देना पड़े, तो वह है सप्लाई। हम्म इफ ट्रांजैक्शन कम्स इन द मीनिंग ऑफ सप्लाई, वी हैव टू पे द जीएसटी। तो सप्लाई इज द हम्म टैक्सेबल इवेंट। तो ये, हाँ, और इसी यही हम लोग देख रहे थे किसको किसको सप्लाई कहेंगे। और सप्लाई, सप्लाई के अंतर्गत आया मतलब जीएसटी पे। whether supply made without consideration will also come within the purview of supply under जीएसटी। तो देखिए, हम्म। कहता है कि कंसिडरेशन नहीं दिया, क्या उसके बावजूद भी सप्लाई के अंतर्गत आएगा क्या बिना कंसिडरेशन का? यस नहीं सर, आएगा। आएगा। हाँ, पहले राजपूत बताएगी। बताओ, कोई ट्रांजैक्शन है और उसमें कंसिडरेशन नहीं है, तो क्या इसके बावजूद भी मतलब वह आएगी। सप्लाई के अंतर्गत आएगा क्या? डज इट कम्स अंडर सप्लाई पर व्यू? अगर उसने जैसे आपने एक अभी जो केस बताया था मुझे हाँ आईटीसी का, हाँ। कि कंजम्पशन है तो मगर सप्लाई उसमें मतलब नहीं लिया, आईटीसी नहीं लिया तो उसमें उसके अंतर्गत में नहीं आएगा। नहीं नहीं, आईटीसी नहीं लेना वो कंसिडरेशन नहीं है। अभी हमने एग्जांपल दिया कि विदेश से इंपोर्ट किया डिजाइन सर्विस को बिजनेस एसेट्स के हम्म लिए अपने भाई से, और हम्म कंसिडरेशन नहीं दिया, अभी भी पढ़ा है हम्म हम्म। एमसीक्यू में, तो क्या वो तो सप्लाई है उसमें क्या? तो सप्लाई सप्लाई ऑफ जीएसटी था। वो तो सप्लाई, सप्लाई ऑफ जीएसटी था ना। हाँ, तो वही तो जीएसटी में क्वेश्चन था है। ना वो। वही तो कह रहा है कि बिना कंसिडरेशन का भी जीएसटी सप्लाई के अंतर्गत आएगा क्या? तो हाँ जी आंसर आएगा। आएगा। मीनाक्षी तुम बताओ।
ये सर आएगा। आएगा मैटर ही नहीं आएगा करता विद कंसिडरेशन विदाउट आएगा आएगा तो कंसिडरेशन। पढ़िए। यस सर। यस बट ओनली दोज एक्टिविटी विच आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल फर्स्ट द सेट प्रोविजन हैज बीन adopted in IGST Act ठीक है। In cases where the input or capital goods sent for job work are not returned within the specified time limit, the supply made by the principal to job worker will also be deemed to be a supply। तो वो एग्जाम्पल नहीं दिया जो ऊपर दिया, दूसरा एग्जाम्पल दे दिया। जॉब वर्क समझते हैं क्या? जी हाँ, एक जी जगह से सर। दूसरी जगह में जैसे क्या होता गाड़ी है? नहीं सर, सामान। जॉब वर्क जैसे कि मैंने किसी को पर्टिकुलर बता दिया कि हाँ मेरे को जैसे लाइक मार्क्स चाहिए कोरोना के टाइम पे, मैंने कह दिया कि मुझे मार्क्स जनवरी तक इतने चाहिए, ये डिजाइन है, ये शेप है, आप मुझे बना के दे देना। हाँ, वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आपको समझ में आया श्वेता राज? जैसे, हाँ जी, हाँ जी, पता है सर मुझे जॉब बताइए वर्क में। एग्जाम्पल जैसे दीजिए। हमने कोई मैंने एक मशीन ली। हम्म मान लीजिए मैंने अपने बिजनेस उसके लिए एक मशीन ली। हम्म उसे मैंने दूसरे अपने दूसरे बिजनेस में उसे पहुंचाना है। हम्म हम्म। तो उसे हम जॉब वर्क के इनवॉइस बनाते हैं। हम्म तो तो वो पहुंचाने में हमारे क्या जॉब इधर वर्क? से उधर सामान करने में, नहीं नहीं, पहुंचाने जैसे में क्या इनवॉइस जॉब बनता है वर्क? ना। जैसे पहुंचाने में जॉब वर्क मशीनरी क्या होती होता है। है? नहीं नहीं, आप समझिए, मैं आपको हम्म। मैं बता, जॉब वर्क, जॉब वर्क का मतलब होता है जैसे कुछ काम उस पे करवाना है और वो फिर वापस करवाना है। जैसे मान लेते हैं हम्म। कि गारमेंट्स की मेरी बिजनेस है और हम्म। मैंने शर्ट बनाया है, लेकिन उस हम्म। पे किसी पे बटन नहीं है। हम्म। मैंने दूसरे बंदे को बोला कि भैया ये इतने सारे 100 शर्ट हैं, इस पे बटन लगा के दे दो मुझे। हम्म। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जॉब, जहां पर हम कुछ काम बाहर हम्म। से करवा, कुछ काम, सभी नहीं, ओके। कुछ काम, कुछ काम बाहर से करवाते हैं, उसको जॉब वर्क है। जैसे मैंने कपड़े का कपड़ा खरीदा शर्ट के लिए, मैंने हम्म। टेलर को बोला कि मेरे बॉडी का मेजरमेंट ले लो और मेरे लिए शर्ट बना दो। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जॉब। जैसे मेरी घड़ी खराब ओके। होगी, मैंने बोला रिपेयर कर दो भाई, दिस इज द वर्क ऑफ जॉब। हम्म। समझ रहे हैं? तो मान लेते हैं हमने कोई यस सर। सामान खरीदा और जॉब वर्क के पर्पज से भेज दिया, क्या यह हम्म। सप्लाई होगा या नहीं होगा? सप्लाई होगा सर। आप फिर से मेरे क्वेश्चन को समझ, जॉब वर्क के हम्म। लिए मैंने भेजा है सामान, गुड्स भेजा है, उसमें कुछ काम अच्छा, वो मतलब कुछ करेगा, ठीक कुछ करवाने के काम, लिए। हम्म। कुछ तो काम उसमें करेगा। सर, उसमें थोड़ी ना लगेगा, क्योंकि वो तो हमारा ही सामान है ना, उसमें थोड़ी ना लगेगा कुछ। उसमें हाँ जीएसटी थोड़ी मीनाक्षी ना तुम लगेगी। बताओ, when the goods are sent by principal to the job worker, does it come under supply purview or no? नो सर, इट नॉट। एंड हाँ, इसका आंसर ये भी हो सकता है, डीम्ड सप्लाई मान भी सकते हैं। तो आंसर ये है, ये जॉब, ये सप्लाई नहीं। लेकिन यदि वह हम्म। 6 महीने या साल भर, मुझे वो अभी टाइम याद नहीं है एग्जैक्ट, अगर वो साल भर तक में वापस नहीं आता है तो उसको हम सप्लाई, डीम्ड सप्लाई मानेंगे। In this case, principal has to pay the GST if the goods are not returned within the specified time limit. And what is that specified time limit? I will tell you in the next class. I am remembering that it may be 1 year. If the goods is not returned ये within सर one 1 year, ईयर है सर। huh? सर 1 ईयर है। हाँ 1 ईयर है सर। हाँ, मैंने विदिन केस वन पढ़ा था, ईयर। उसमें ये था। हाँ, अगर 1 साल में जी। नहीं आता है तो हम उसको सप्लाई मान लेंगे और प्रिंसिपल को टैक्स देने होंगे। समझ गए बात को? ओके। ये हु कैन नोटिफाई ट्रांजेक्शन टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स, कौन ये नोटिफाई करता है?
इस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीजीएसटी अकॉर्डिंग टू जीएसटी तो काउंसिल। ये लिखा है कि बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो इसको पढ़ने का है। आर ऑल हम्म। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेबल अंडर जीएसटी? इसका आंसर बताओ। क्या सभी गुड्स एंड सर्विस जीएसटी में टैक्सेबल होते हैं क्या? एग्जेम्पशन है अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन हाँ। कंजप्शन, अरे मैंने नारकोटिक्स, पूछा क्या ओपीएम। सभी, ओहो, पहले जो पूछ रहा हूँ उतनी का जवाब दो। क्या सभी सप्लाई, क्या सभी गुड्स एंड सर्विस गुड। टैक्सेबल होते हैं क्या? हाँ या ना जवाब नो दोगे ना? सर। नो होते। नो सर नो नो। नो, श्वेता आप बताओ। सर, नहीं होते। हाँ गवर्नमेंट ने नहीं कुछ होते, होना पर्टिकुलरी भी नहीं चाहिए। चीजों में। हाँ हाँ। होना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता हम्म। तो सिर्फ एक ही लाइन में कानून बन जाता कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर टैक्सेबल। टैक्सेबल। ऐसा नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। सभी गुड्स पे लगाएंगे तो फिर जो हम सब्जी खरीदने जा रहे हैं, चावल खरीदने जा रहे हैं, दूध खरीदने जा रहे हैं, अंडे खरीद रहे हैं, केले खरीद रहे हैं, फल खरीद रहे हैं, सब पे जीएसटी लगेगा। और ऐसा लगे होगा तो सभी चीज में आगे हो जाए, तो जस्टिफाई नहीं होता है ना। शमशान घाट पे जा रहे हैं, वहां पे भी जीएसटी लगा दिया तो अच्छा लगेगा क्या? नो सर। नहीं। अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा क्या? एक तो सभी दुखी हैं, नो और सर, वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा तो नहीं लगेगा ना। शमशान घाट में है, जो अपने रिलेटिव हैं उसके दाह संस्कार के लिए हैं, और वहां पे सरकार का अधिकारी पहुंच गया, भैया पहले जीएसटी दे फिर दाह संस्कार करना। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा नो ना। सर। तो कहा भैया ये एग्जेम्प्ट है, ये सर्विस फ्यूनरल एग्जेम्प्ट। तो एग्जेम्पशन जरूरी है, अदरवाइज जस्टिफाई नहीं हो। हर केस में आप जीएसटी मांगने लगोगे, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं ऐसे, वहां पे भी जीएसटी लग जाए। प्रोफेशनल पे लगते हैं, जो हम लोग फीस देते हैं ना इंस्टीट्यूट को, उस पे जीएसटी भी देना पड़ता है। लेकिन आप लोग जो देते हैं उस पे जीएसटी नहीं होगा, क्योंकि एजुकेशन को तो फ्री रखो भाई जीएसटी से। तो सब चीज पे नहीं, ठीक है। सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस आर टैक्सेबल एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर और ह्यूमन कंजम्पशन। कहता है सभी गुड्स और सर्विस आर टैक्सेबल अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़ के। ये क्या चीज है भाई? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये क्या होता है राजपूत जी? सर, अल्कोहलिक मतलब दारू जो हाँ हाँ ठीक है, कहता है इसमें उसको छोड़ के। जैसे दारू वारू से। हाँ हाँ। कहता है उसको छोड़ के सभी पे टैक्स है, तो उस पे कौन सा टैक्स? हम्म। क्या वो एग्जेम्प्ट है क्या? अल्कोहलिक में। हाँ अल्कोहलिक में। हाँ, दारू एग्जेम्प्ट है क्या हाँ, जीएसटी? चाय। हाँ। यस सर। हाँ मीनाक्षी तुम उसमें बताओ। टैक्स। उस पे कोई टैक्स सर नहीं लगता क्या? एग्जाम्प्ट है। है? सर नहीं लगता है, उसमें वो वैट वगैरह लगते हैं ना, हाँ, स्टेट अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं। मीनाक्षी ने अच्छा एक्साइज सही जवाब दूसरी। दिया। चलिए मैं दोबारा बताऊं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो हुआ स्टेट का सब्जेक्ट मैटर है। हम्म। ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ। और जीएसटी का ओके। ऐसा है कि जीएसटी में जिसपे दोनों सरकार टैक्स लगा सकती है और आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कर, ये सिर्फ स्टेट हम्म। गवर्नमेंट ही लगा सकती है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट उस पर वैट लगाती है ना, उस पर वैट है, हम्म। स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। हाँ जीएसटी नहीं लगता है बस। सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट नॉन एज पेट्रोल नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल शैल बी टैक्सेबल विद इफेक्ट फ्रॉम ए फ्यूचर। कहता है इन चीजों पे जनरली आप समझ लीजिए कि डीजल और पेट्रोल पे लिखा है कि भैया जब सरकार कहेगी कि इस डेट से लागू होगा तो लागू होगा, और वो डेट अभी तक नहीं आया। दो कब से जीएसटी लागू हुआ है राजपूत बताइए आप, किस डेट से लागू हुआ है जीएसटी? 2017 में। अच्छा मीनाक्षी आप बताइए किस डेट से लागू है? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है।
या तो उससे 17। पहले ही लिखा ना कि भैया ये जो पेट्रोल डीजल है, कहता है इससे उस दिन से लगेगा जिस दिन नोटिफाई होगा, और नोटिफिकेशन ही नहीं हम्म। निकाला। इसके पीछे ये रीजन है कि डीजल डीजल पेट्रोल पे सरकार को बहुत सारा टैक्स आता है, और अगर जीएसटी के अंतर्गत इसको ला देगा तो उसका रेट आधा हो जाएगा, और सरकार अपने इनकम को घटाना नहीं चाह रही, क्योंकि वहां पे मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्स लगता है, टैक्स पे टैक्स लगता है, और वो उनको अच्छा लग रहा है जी। हम्म। हम लोग को तो तकलीफ हो रही है, लेकिन सरकार को अच्छा लग रहा है, क्योंकि दे गेट हम्म। ए ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल। तो ये पॉलिटिकल इशू है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इन माय ओपिनियन द गवर्नमेंट शुड bring diesel and petrol under purview of GST, so that its price should be at half from the current market price, and the general public will be benefited। लेकिन चलिए, ये तो क्या कर सकते हैं, रिकमेंडेशन अभी आया नहीं है। अब इस पे बात करते हैं। हमने पहले भी बता रखा है कि कंपोजिट और मिक्स सप्लाई क्या है, तो इस पे बात करते हैं, अभी तुरंत करते हैं, लेकिन थोड़ा इस पेज को आगे बढ़ा लेते हैं। सर आज की लिखना बहुत है ना। बता चुके हैं आपको, तो इसको आगे बढ़ा लेते सर हैं। हाँ, सर आज के लिए इतना ठीक है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। श्वेता, क्या आपका ओपिनियन है? आज के लिए इतना ही रखना चाह रही हैं? आपका क्या ओपिनियन? ठीक सर है। एक तो पहली बात है कि मेरे अभी न्यू क्लासेस है। अभी हम्म। मुझे क्योंकि फर्स्ट चैप्टर तक मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि हम कौन से चैप्टर में। बट फर्स्ट चैप्टर सप्लाई ही है, ये फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ओके। तो चिंता का अच्छा विषय नहीं अच्छा। है, ये फर्स्ट चैप्टर ही है। हम्म। तो चलिए, मीनाक्षी ने बोला आज इतना ही रखते हैं। आ, कल सुबह क्लास हम्म। है। आई एम आस्किंग टू माय डॉटर, प्लीज वेट। कल सुबह 7 बजे से क्लास होगी। ओके सर, डन। कल सुबह 7 बजे से क्लास शुरू होगी। श्वेता, आप आएंगे सुबह से? ओके ठीक है सर, ठीक है। श्वेता, हाँ जी आप? सर। हाँ, हाँ जी सर, हाँ जी। कल सुबह 7 बजे आ जाइए, इसके बाय आगे। सर। ठीक है जी। ठीक। ठीक है, बाय। ओके। हाँ हाँ, कल सुबह बाय 7 बजे। बाय। सर। हाँ, कल सुबह 7 बजे, ठीक है, ठीक है थैंक सर।